मुस्कान और आंसू के बीच जो थोड़ी सी जगह होती है, मुझे सबसे अच्छा वही लगता है। बेल्जियन जैज संगीतकार टूट्स थिलेमांस के इन शब्दों के साथ एक किताब शुरू होती है और वह किताब भारत के गांवों पर, भारत के कस्बों पर, वहाँ की जातीय व्यवस्था पर, गांव के जनजीवन पर और उन जनजीवन के साथ जो उठापटक है, जो उसका सौंदर्य है, जो संघर्ष है, जो परिवारों के बीच आपसी मतभेद, मतैक्य है, वह सब कुछ दिखता है। वह भी किताब दो विदेशी अर्थशास्त्रियों ने लिखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है लाइन पार। लुक लेरुथ और जियान द्रेज ने ये पुस्तक मिलकर लिखी है। यह एक उपन्यास है जो रंबल इन अ विलेज के नाम से छपा था अंग्रेजी में। हिंदी में यह अभिषेक श्रीवास्तव के अनुवाद से आया है, प्रकाशित हुआ है। लुक लेरुथ बतौर लेखक और गणितज्ञ उनकी अपनी एक पहचान रही है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान से नई दिल्ली से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और उनकी प्रकाशित पुस्तकों में ला मशीन मैजिक काफ़ी चर्चित रही है, जो जंतर मंतर के निर्माण के दौरान जयपुर की कहानी कहती है। बेल्जियम में पैदा हुए लेरुथ लेकिन भारत, अमेरिका, फिजी, गैबान, घाना और फिलीपींस में रहते रहे। इस तरह से एक तरह से उनकी विश्वव्यापी पहचान रही है और उन्होंने ओडिशा में एक अंग्रेज़ी की जो प्राध्यापिका थी उनसे उन्होंने शादी की थी, जिनका उनकी पत्नी का 2013 में निधन हो गया। उन्हीं की स्मृति में ये लाइन पार जो रंबल इन अ विलेज है, यह औपन्यासिक कृति आई है। जियान द्रेज जिन्होंने उनके साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर यह उपन्यास लिखा है। रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में विजिटिंग प्राध्यापक हैं। 40 वर्षों से अधिक समय से भारत के दूर दूर तक के इलाकों में वो घूमते रहे हैं। विकास का जो भारत के विशेष संदर्भ में विकास का, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति में जो प्रभावशाली योगदान है उस पर उन्होंने काम किया है। और उनकी हाल की पुस्तकों में भारत और उसके विरोधाभास, उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के साथ इस पुस्तक को लिखा है और झोला वाला अर्थशास्त्र भी उनकी चर्चित पुस्तक रही है। यह उपन्यास दरअसल कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि इसका जो औपन्यासिक वितान है वह पालनपुर नामक एक जगह है, जो हिमाचल या दूसरे राज्यों का नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव है। और उसके बहाने जहां पर इन दोनों लोगों ने लगातार काम एक तरह से किया था। पालनपुर से एक रेलवे लाइन गुजरती थी और उस लाइन के हिसाब से, चूँकि वह गांव जो है, भारतीय गांवों की जब बात होती है तो न केवल भारतीय समाज, वहाँ की जातीय व्यवस्था, वहाँ की का शोषण, वहाँ की पुलिसिया व्यवस्था, वहाँ का प्रशासनिक कार्य क्षेत्र, दलित, महिला, मजदूर, सब कुछ शामिल होते हैं। और दलित महिलाओं की क्या स्थिति है समाज में, जो सवर्ण हैं उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से बदलाव जो है भारतीय गांवों को निगल रहा है, उन सब की बात होती है। जब पालमपुर का कोई नाम लेता है तो पालमपुर में लोग समझते हैं कि ये कोई हिमाचल का गांव होगा या गुजरात के बनासकांठा का ज़िले का कोई गांव होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के एक अनजाने गांव की कहानी है। वहाँ जहाँ ज़िंदगी बहुत शांत रहती है, किसान खेतों में व्यस्त रहते हैं और न तो वहाँ खेल कूद का कोई साधन है, न सांस्कृतिक साधन है, न प्रेम प्रसंग है। वहीं पर इस उपन्यास की कहानी जो है वह रहती है। दरअसल दोनों व्यक्ति पालनपुर जाते आते रहे हैं। एक ने तो बाकायदा
जो है जैन अंद्रेज ने अपनी बात को, दरअसल जो अर्थशास्त्री के तौर पर वो उत्तर प्रदेश के गांवों का जब सर्वे कर रहे थे, वहाँ जा आ रहे थे और वहाँ के जनजीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने ये बातें अपने दोस्त से लुक लेरूत से साझा की थी। और लुक लेरूत जो है वह प्रतिष्ठित लेखक के रूप में स्थापित रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम जो नोट्स साझा कर रहे हो भारत के इस गांव पर और वहाँ के जनजीवन पर, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर, दरअसल इससे कोई एक अच्छा उपन्यास बन सकता है। और दोनों ने मिलकर उसके बाद ये उपन्यास लिखने की कोशिश की, जो राग दरबारी के तर्ज पर भारतीय गांवों में जो परिवार हैं उनकी जो पारिवारिक स्थिति है, ईर्ष्या, साजिश, भ्रष्टाचार, हिंसा और इन सब के बीच गंवई प्रेम का जो है उसको भी सामने लाते हैं। साथ ही साथ जाति व्यवस्था का जो विद्रूप चेहरा है। उपन्यास की कहानी की बात करूं तो यह उपन्यास दरअसल पालनपुर 1984 की एक रात 11 बजे के आसपास से शुरू होता है। कुछ लोग जो है, एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राजेंद्र प्रताप सिंह, उनका पीछा कर रहे होते हैं। गोलियों की आवाज़ गांव के लोग सुनते हैं लेकिन दबके रहते हैं। वो अपनी एक बड़ी सी कोठी के अंदर घुसते हैं, एक बड़ा मकान होता है, और वह निश्चिंत होने की कोशिश करते हैं। अपनी जो भय है उसको छुपाने के लिए वह एक आध घूंट लेने की कोशिश करते हैं, पानी तलाशते हैं, और इसी बीच दरवाज़ा खुलता है और गोली चलती है, 3 गोली, और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके परिवार में कोई नहीं होता है। एक भाई होते हैं जो बहुत पहले जो है वह यूरोप जा चुके होते हैं। भाई और भाभी की भी मृत्यु हो चुकी होती है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम अनिल सिंह होता है, वह लंदन में बैंकर होता है। इस हत्या के बाद उस लड़के के पास, यानी अनिल सिंह के पास, एक फ़ोन जाता है जो एक वकील का होता है। वकील जो पारिवारिक वकील होते हैं, जो ज़मीन जायदाद सब कुछ बिक चुका होता है राजेंद्र प्रताप सिंह का, लेकिन वो मकान होता है। वकील जो है अनिल सिंह को कहता है कि आपके चाचा की हत्या हो गई है और उनकी वसीयत के संबंध में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनिल सिंह की एक दोस्त होती है, महिला मित्र, जिसका नाम होता है पैट। पैट जो है वह, अनिल सिंह कहते हैं कि मैं जा के क्या करूँगा, भारत लंदन से जाने आने में जितना पैसा खर्च होगा, मुझे उस ज़मीन का, कोई मकान का कोई अर्थ नहीं है, गांव के मकान की क्या वैल्यू होगी। और अनिल सिंह कभी जानते भी नहीं थे। बहुत बचपन में उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी माँ और पिता से बातें सुनी थी, लेकिन स्थिति ये होती है कि पैट जो है दबाव डालती है। वो कहती है कि भारत के प्रति मेरा आकर्षण है और मैं भारत जाना चाहती हूँ, तुम जरूर जाओ। अब अनिल सिंह जब भारत आते हैं तो वो वैसे तो वो ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन जब भारत आते हैं तो भारत की जो व्यवस्था है वह जो है उनको अपने साथ बदलने लगती है। और वह कैमरा लेकर आते हैं, गांव जाते हैं, वकील से मिलते हैं, एसपी से मिलते हैं, और वहाँ से उनकी आगे की कहानी धीरे धीरे उनको इस बात की भी जिज्ञासा होती है कि आखिर उनके चाचा की हत्या कौन कर सकता है। ऐसे चाचा जिन्होंने ज़मीन जायदाद तो सब कुछ बेच दिया था, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी और संपत्ति को वो अलग अलग लोगों में बांट दिए होते हैं। वहाँ जब वो जांच अपने मतलब वसीयत में क्या मिलता है उसको बेचने की बात होती है कोठी की, वकील कहता है कि मैं बिकवा दूंगा, ये कहते हैं बेचो नहीं, और वहीं रहने की कोशिश करते हैं। और उसी रहने के दौरान वो हत्यारों की तलाश के हत्या का जो सिरा है उसको खोजते खोजते उनके सामने जो भारत के जातीय समूह हैं, जो मध्य वर्गीय जातियां हैं, ठाकुर, मुराव, दलित, उनकी जो राजनीति है, वहाँ जो भ्रष्टाचार है, जो जलनखोरी है, जो लाल फीताशाही है, वह सब कुछ उनके सामने आता है। इस बीच कुछ प्रेम के तंतु भी आते हैं, जो ग्रामीण व्यवस्था का जो व्यथा है वह भी उनके सामने आती है। गरीबी क्या है, लैंगिक भेद क्या है, सत्ता संघर्ष क्या है। गांव में जब कुछ भी नहीं है तब छोटी छोटी बातों के लिए लोग किस तरह से लड़ते हैं। सरपंच की क्या भूमिका होती है, आम आदमी की, मजदूर और कामगार की क्या भूमिका होती है, स्त्री जो घर में काम कर रही होती है या मजदूरनी जो होती है, खेतीहर मजदूरनी, उसकी क्या स्थिति होती है, किस तरह से लड़कियों और
मर्दों के बीच संबंध होता है और आपस के संबंधों के बीच भी आधुनिकता के तमाम माध्यमों और साधनों के बावजूद गांव किस तरह से अपनी संस्कृति में पिछड़े रह जाते हैं, यह उपन्यास दरअसल इन्हीं की मर्मर स्पर्शी दास्तान कहता है। इसके जो पात्र हैं, इसका जो कथानक है, इसका जो विन्यास है उपन्यास का, वही इसको दरअसल 3 पीढ़ियों की कथा के बहाने आपको समूचे समग्रता में भारतीय ग्रामीण जनजीवन का जो परिदृश्य है वह सामने रखता है। 1980, हालांकि यह उपन्यास 1984-85 के कथानक पर आधारित है, लेकिन 2025 में भी भारत के गांव, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कहीं का भी गांव हो, उसका जातीय उपक्रम बहुत कुछ अब भी नहीं बदला है। लुक लेरूथ और जियान रेज को इस औपन्यासिक कृति के लिए तो बधाई बनती ही है। अंग्रेजी में यह रंबल इन अ विलेज काफ़ी चर्चित रहा, आलेप बुक कंपनी ने उसे प्रकाशित किया था, लेकिन हिंदी अनुवाद भी इसका बहुत श्रेष्ठ है, अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है। और अभिषेक श्रीवास्तव दरअसल गाजीपुर ज़िले में पैदा हुए, 10 वर्षों से अधिक समय से मीडिया में जुड़े रहने के बाद उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र को चुना और जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक 1984 और अरुणा राय की पुस्तक RTI कैसे आई का अनुवाद कर चुके हैं। वो उनकी भाषा बताती है कि उन्होंने इस औपन्यासिक कृति के मर्म को समझते हुए भारतीय जनजीवन और ग्रामीण परिवेश को बहुत ही रोचक पूर्ण ढंग से रखा है हिंदी पाठकों के सामने, हिंदी की दुनिया के सामने भी। राजकमल प्रकाशन समूह ने इसे प्रकाशित किया है। 450 रुपये इस उपन्यास का मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 342। इस उपन्यास के जो असली पात्र हो सकते हैं उनके कहने पर एक तरह का चित्र भी है। कथानक काल्पनिक जैसा है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी गाथा जो है वह सच के बहुत करीब है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आप उन कृतियों का चयन कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।